हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप समस्त होंगे सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास एक दिया गया है। ठीक, तो दूसरा क्लास ये रहेगा। तो इसमें जो है पिछले क्लास में स्वपोषण प्रपोषण तक आए थे, अब आगे प्रपोषण से आगे बताया जाएगा। तो चलिए प्यारे छात्रों, आपका ज्यादा टाइम नहीं ले और आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ये टॉपिक। तो यहाँ पर परजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और परजीवी पोषण में क्या क्या चीजें आता है। 3 प्रकार के होते हैं, तो वो तीनों प्रकार बताएंगे। ठीक, अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आए तो उसका भाई आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है परजीवी पोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें होता है आप लोगों के लिए परजीवी पोषण परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें परजीवी पोषण, उसके बाद प्राणी संपोषण और प्राणी संपोषण के बाद मृतजीवी पोषण। ठीक, तो ये 3 प्रकार के आप लोगों को होंगे। तो ये तीनों जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर पहला जो है वो पर पोषण के प्रकार। प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये 3 प्रकार के होते हैं परपोषण। ठीक, 3 प्रकार के परपोषण हो गए, जो क्या है, तो एक परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण है। ठीक, अब यहाँ पर जो है परजीवी पोषण के बारे में जानेंगे। तो परजीवी पोषण, पहले भाई नाम समझो, परजीवी। पर मतलब दूसरे जीवी, मतलब जीव पर आधारित, मतलब दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर जो आश्रित रहेगा, किसी दूसरे जीव पर जो निर्भर रहेगा, वो परजीवी पोषण के अंदर आ जाएगी। जैसे मैं हम लिखेंगे इसके, अगर डिफिनेशन लिखे, इसका परिभाषा लिखे, तो लिखेंगे परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर, अस्थायी रहे या फिर अस्थायी रूप में रहकर क्या करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, और वो क्या करते हैं, अपने शरीर का पोषण करते हैं। ठीक, जैसे मच्छर आ जाता है, मच्छर मनुष्य के शरीर से संपर्क में रहता है। ठीक, मनुष्य अपने, आप लोग देखे होंगे, मच्छर जो है अपने मनुष्य, अपने यानी कि हम सबका जो है खून क्या करता है, अपने अंदर चूसता है। ठीक, उससे अपना पोषण करता है, अपना भोजन हमारे शरीर का, आपके शरीर का खून से वो अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं मनुष्य पर डिपेंडेड है मच्छर। उसी प्रकार से फीता कृमि जो है एक जीव पर डिपेंडेड है, फीता कृमि एक जीव का नाम है। ठीक, किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेड है। अगला जो है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण भाई पहले नाम सुनो। ठीक, नाम नाम क्या है भाई, मृतजीवी पोषण। ठीक, तो मृतजीवी पोषण, यहाँ पर देखो, मृतजीवी, मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, यानी कि जो जीव जो है मरे हुए जीव पर निर्भर रहता है, मरे हुए जीव से अपना भोजन तैयार करता है, वो जीव जो है मृत जीवी पोषण के अंदर आ जाएगा। ठीक, नाम से यहाँ पर डिफिनेशन निकल रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मृत जीवी पोषण में जो है जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन जो है घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से जो है अवशोषित करते हैं। और इस प्रकार के पोषण जिस जीव में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृत जीवी पोषण। ठीक, अगला जो है आप लोगों का प्राणी संपोषण हो जाएगा। ठीक है, तो प्राणी संपोषण के बारे में देखेंगे। प्राणी संपोषण, प्राणी सम, नाम क्या है, प्राणी सम, मतलब कोई प्राणी है तो उसके समान ही पोषण होना चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखेंगे वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में, ठीक, क्या करते हैं, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी जंतु एक ही विधि द्वारा ग्रहण करते हैं भोजन। जैसे आप देख सकते हैं भाई, सभी जानवर, अगर जानवर को लिया जाए तो भाई अक्सर अधिकतर जानवर जो है क्या करते हैं, घास चरते हैं, अधिकतर जानवर मांस खाते हैं। तो इसमें जो समानता है उसी के वजह से प्राणी संपोषण होता है। ठीक, तो प्राणी संपोषण के लिए समझा, प्राणी मतलब किसी दूसरे प्राणी के समान भोजन करना। ठीक, जैसे पक्षियों में आप देख सकते हो, पक्षी का भोजन क्या रहता है, कीड़े मकोड़े, वो तो भाई मांस नहीं खा सकते, कुछ पक्षी है जो मांस खाते हैं। ठीक, बाकी बात अधिकतर पक्षी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, दाना चुन चुन के खाते हैं। तो सभी के अलग अलग प्रकार के पोषण है, लेकिन इस प्राणी में जो प्राणी आपस में समान टाइप के पोषण करते हैं, मतलब जिस, जैसे चिड़िया जो है दाना चुन चुन के खाते हैं, कुछ और भी चिड़िया हैं जो दाना चुन चुन के खाते हैं, तो उनमें जो भोजन की जो समानता है, ठीक, वही के वजह से यहाँ पर प्राणी संपोषण हो जाता है। तो वही लिखा गया है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में जो है जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं को भोजन मतलब जानवरों के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो है ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे में आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों एक ही तरह भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा भी क्या करता है, पहले भोजन को देखता है, भोजन का है, उसके बाद क्या करता है, भोजन को चारों तरफ से घेर के अपने अंदर वो अवशोषित कर लेता है। ठीक, पैरामीशियम भी इसी प्रकार से अपना भोजन बनाता है। पैरामीशियम भी भोजन के पास जाता है और फिर क्या करता है, भोजन को चारों तरफ से घेर के अपने शरीर के अंदर जो है फिट कर लेता है, अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है पैरामीशियम भी। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो है प्राणी संपोषण
टाइप का जो है पोषण होता है, ठीक। तो इस अमीबा और पैरामीशियम में कैसा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक। तो ये बात क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक यही लिखने वाले थे, तो बोर्ड पर भाई जगह बचाई नहीं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर बता दें अमीबा और पैरामीशियम में जो है प्राणी संपोषण पाया जाता है। तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, मैं तो साइड हो गया हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो प्यारे साथियों, आप लोग को हमने ये बता दिया कि अमीबा और पैरामीशियम में जो है प्राणी संपोषण होता है, तो इसी वजह से अमीबा और पैरामीशियम को जो है प्राणी संपोषी भी कहा जाता है। तो वही बात जो है हमें यहाँ पर लिख दी है भाई, अमीबा तथा पैरामीशियम को जो है प्राणी संपोषी जंतु है, ये है, ठीक। उसके बाद जो है मनुष्य में पाचन टॉपिक आता है। हमारे शरीर में जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन का तो पचना एक क्रिया होता है, ठीक। तो मनुष्य में पाचन भी एक क्रिया होती है। तो उसमें क्या करते हैं, मनुष्य का पाचन जो है यहाँ ग्रास नली, मतलब यहाँ से क्या, मुख गुहा, यहाँ से स्टार्ट किए, खाना मुंह में दिए, भोजन मुंह में दिए, और यहाँ से जब भोजन जाना स्टार्ट होता है, तो भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम भोजन अपने मुंह में लेते हैं तो वहाँ चबाते हैं, फिर चबाने के बाद ग्रास नली की मदद से जो है पेट में जाता है, ठीक। और वहां से फिर छोटी आंत बड़ी आंत की सहायता से फिर बाहर निकल जाता है। तो ये जो पाचन होता है, भोजन का पाचन, ये जो क्रिया होती है, उसी भोजन का पाचन यानी कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है, वही टॉपिक अब यहाँ पर चर्चा होने वाली है, ठीक। तो मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुख गुहा से, मतलब मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है मनुष्य में भोजन का पाचन, ठीक। उसके बाद जो है पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होना जरूरी है। अगर भाई जो भोजन हमने किया वो भोजन अगर पेट में पच गया है और उस पचे हुए भोजन का अवशोषण नहीं होगा तो भाई कोई फायदा नहीं। पचे हुए भोजन का अवशोषण होना जरूरी है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है प्यारे साथियों, वो कहाँ होता है भाई, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है इलियम के विलाई के द्वारा होता है। इलियम के विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और मनुष्य में जो है छोटी आंत जो है उसमें क्या होता है, डिओडियम। छोटी आंत किसमें विभाजित हो जाती है, मनुष्य में भाई छोटी आंत है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का जो आहार नाल है, मनुष्य के आहार नाल में छोटी आंत भी है और बड़ी आंत भी है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, बहुत सारी चीजें है, ठीक। तो मनुष्य के आहार नाल में छोटी आंत है। छोटी आंत को भी कई भागों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे डिओडियम, जेनोनम तथा इलियम में। और आप लोग पूछते हैं कि इलियम कहाँ से है भैया, इलियम क्या है, तो भाई आप समझ गए, इलियम जो है वो छोटी आंत का एक भाग है। छोटी आंत के एक भाग का नाम है इलियम, ठीक। तो इसमें जो है छोटी आंत किसमें विभाजित हो जाती है, डिओडियम, जेजुनम तथा इलियम में जो है छोटी आंत विभाजित हो जाती है, यानी कि बट जाती है, ठीक। और बड़ी आंत जो है कोलोन तथा रेक्टम में विभाजित। कोलोन मतलब क्या होता है, जहां पर जो है पचे हुए भोजन का जो अवशोषण हो गया, अब उसमें भी कुछ भोजन ऐसे रह गए जो नहीं पचा, तो बड़ी आंत में जाकर के पच जाता है। वहां से भी अगर नहीं पचा तो ये डायरेक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है रेक्टम के द्वारा, ठीक। रेक्टम के भाग से जो है ये कोलन में इसका क्या होता है, बड़ी आंत में कोलन होता है, जहां पर अपचे भोजन का फिर से पाचन होता है, ठीक। और यहाँ पर जब वो अपचे भोजन पाचन नहीं कर पाता है तो रेक्टम की मदद से, रेक्टम के द्वारा, ठीक, ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत को किस किस भाग में विभाजित किया गया है, एक कोलन और दूसरा रेक्टम। इसमें विभक्त मतलब क्या, विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है, ठीक। तो बड़ी आंत को भी दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ तक सभी को टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद जो है अवशोषण के बाद जो है, अब पचा हुआ भोजन का तो अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद अब ये कहाँ जाएगा, तो अवशोषण के बाद जो है भोजन रक्त में मिलकर, हमारा जो रक्त खून है उसमें मिलकर क्या करता है, तो उसमें मिलकर संचार के द्वारा, संचार मतलब समझते हो भाई, जैसे पौधों में फ्लोएम और जाइलम होता है, ठीक, वैसे शरीर में धमनियां होती है, नस होता है, धमनियां होती है, ठीक। तो उसके द्वारा मतलब रक्त में मिलकर जो है ये संचार के द्वारा यानी कि धमनियों के द्वारा मनुष्य में जो नस होता है, नस समझते हो भाई, जैसे हमारे हाथ पे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे तो दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो धमनी मतलब नस होता है, ठीक। तो नस के द्वारा जो है ये क्या करता है, विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है, मतलब शरीर में जितने भी भाग हैं वहां पर क्या होता है, ये चले जाते हैं और फिर शरीर काम करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो ध्यान रख लो भाई, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर के बीच होती है, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे प्यारे साथियों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो गया हूँ, मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक।
चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मनुष्य का आहार नाल, भाई हम पहले ही बता दिए, मुख, गुहा, ग्रास नाली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सब से मिलकर के बनता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल जो है मुख, गुहा, ग्रास नाली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से विभाजित होता है। मतलब इस सभी में विभाजित होता है क्या? मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल तो भाई यहाँ नहीं है, मनुष्य का आहार नाल मुंह से शुरू होकर के रेक्टम तक जाता है, ठीक। मतलब पूरे पेट में जो है मनुष्य का आहार नाल ही है, जिससे क्या होता है, भोजन का पचता है, भोजन का पाचन होता है, और उसके बाद जो है भोजन के पाचन जब हो जाता है तो भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद वो उसे जो है भोजन रक्त में जाकर के मिल जाता है, और रक्त क्या काम करता है, उस अवशोषित हुए पदार्थ को जो है वहां पर ले जाता है जहां पर उस पदार्थ का काम होता है, ठीक। जहां पर उस चीज की जरूरत होती है वहां पर उस अवशोषित पदार्थ को ले जाया जाता है, वो रक्त के माध्यम से, ठीक। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगला जो है मनुष्य में आहार नाल से संबंधित लार ग्रंथि जो है यकृत, तथा उसके बाद जो है अग्न्याशय नामक एक पाचक ग्रंथि है हमारे शरीर में, पेट में, ठीक। तो वो क्या, एक यकृत जिसको जिगरा बोलते हैं भाई, जिगरा है तेरे पास, जिगरा जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिगरा, या फिर उसको क्या कहते हैं, यकृत, या फिर उसको क्या करते हैं, कहते हैं भाई लीवर। लीवर तो समझ रहे होंगे आप लोग, लीवर, लीवर नाम सुनते होंगे, ठीक। तो यकृत को ही लीवर कहते हैं, ठीक। तो यकृत, ठीक, यकृत। उसके बाद आप लोग को कहाँ मिलेगा, अग्न्याशय नामक पाचक ग्रंथियों में जो है ये रस मिलता है, लार ग्रंथि। किससे निकलने वाला, तो मनुष्य के आहार नाल से, ठीक। मनुष्य के आहार नाल से संबंधित लार ग्रंथि जो होती है वो आपके जिगरा, आपके लीवर, आपके यकृत और आपके अग्न्याशय ग्रंथि में जो है मिलता है, ठीक। तो पाचक ग्रंथियों में पाए जाते हैं। किस पाचक ग्रंथि में, अग्न्याशय नामक पाचक ग्रंथि, और दूसरा आपके जिगरा में, ठीक। अगला जो है छोटी आंत जो है उसकी ग्रंथियों से निकलने वाला रस को क्या कहते हैं भाई, आंत्र रस कहते हैं। और मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। मतलब मनुष्य के अमाशय का जो दीवार होता है, ठीक, उससे जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं भाई, जठर रस कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस होते हैं उसमें जो है आप लोगों को मिलेगा HCl4 पेप्सिनोजन, क्या, हाइड्रोक्लोरिन पेप्सिनोजन, HCl4 हाइड्रोक्लोरिन पेप्सिनोजन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ पे तो अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक ग्रंथियों में, ठीक, गैस्ट्रिक रस में जो है आपको HCl4 पेप्सिनोजेन और उसके बाद जो है रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज आप लोगों को मिलता है, ठीक, उसमें पाई जाती है। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। टॉपिक का भी अंत हो गया, पोषण टॉपिक, और बैकग्राउंड साउंड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो इसीलिए क्लास को जल्दी जल्दी में एंड करना पड़ रहा है, ठीक। बाकी हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और लाइट भी चली गई क्योंकि अब जो है यहाँ पर क्लियर अच्छे से बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। बाकी प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ये दिन के टाइम ऐसी की वजह से अभी बोर्ड दिख रहा है, वरना लाइट तो गई है भाई। लाइट का काम तमाम है, लाइट नहीं है फिर भी दिख रहा है, क्योंकि आप लोग को जो शूट कर रहे हैं वो दिन में, हालांकि कोशिश करेंगे रात में शूट करने का, ठीक। बाकी प्यारे साथियों अगर क्लास अच्छा लगा, थोड़ा भी समझ में आया हो, तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।